बच्चों, कल हम लोग महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन तक देखे थे। और इसमें आज हम लोग जो महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और उसके साथ साथ ही खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है। तो हम लोग जहाँ देख रहे थे, जहाँ लास्ट हमने पढ़ा था, चौरी चौरा घटना तक देखा था। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी स्थगित कर देते हैं तो वहाँ तक देखा था। तो बच्चों ये देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये चौरी चौरा का ही है। ये जो फिगर है ना, ये फिगर बना हुआ है, ये चौरी चौरा। इसमें देखिए, ये बहुत सारे लोग मारे गए हैं, यानी ये 23 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। बच्चों, जब असहयोग आंदोलन का जो जुलूस रहता है, यानी जो क्रांतिकारी रहते हैं, वो शांतिपूर्वक गोरखपुर के एक बाजार से गुजर रहे थे, यानी अपने जुलूस को लेके गुजर रहे थे। लेकिन वहाँ का जो पुलिस थाना रहता है, वहाँ के जो पुलिसकर्मी होते हैं, वो उनसे मतलब बहस हो जाती है, आपस में टकराव हो जाता है। और जब टकराव हो जाता है तो दोनों लोग, मतलब जो पुलिसकर्मी, वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर जो आंदोलनकारी होते हैं वो गुस्सा जाते हैं और पूरे थाने को आग लगा देते हैं। बच्चों, जब थाने को आग लगा देते हैं तो वहाँ क्या होता है कि 3 नागरिक सहित 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी को इससे मतलब बहुत सदमा लगता है, मतलब वो बहुत दुखी होते हैं। और जैसे ही महात्मा गांधी ने इस घटना के बारे में सुना, उन्होंने क्या किया, आंदोलन तुरंत स्थगित कर दिया। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो दिख रहा है, एक खाट पे, मतलब यहाँ पे एक खाट दिख रही है, यहाँ एक नीचे गिरा। और आप जब बुक में देखेंगे, शायद इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये बहुत सारे लोग मारे गए, यानी उस समय की पिक्चर को यहाँ डाला गया। मतलब कितना, ये देखिए, उस समय का जो पेपर्स, न्यूज़पेपर में छपता था, उस आधार पे एनसीईआरटी ने अपने बुक में इसको डाला है। तो हमें उस आंदोलन के समय की घटनाओं के बारे में पता चल रहा है कि कैसे आंदोलन हुआ करता था। और उस समय बच्चों इतना ये जो फ़ोटो या पिक्चर होती थी, ब्लैक एंड वाइट होती थी, इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट दिख रही। तो आज जो हम देखेंगे बच्चों, ये देखिए, असहयोग आंदोलन, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखना है। ठीक है बच्चों। तो महात्मा गांधी ने जब ये हेडिंग है सविनय अवज्ञा की ओर, यानी जब महात्मा गांधी के जो सबसे फेमस आंदोलन रहे हैं, चंपारण मैंने कल बताया था, और खेड़ा सत्याग्रह बताया था मैंने। लेकिन ये जो 3 सबसे प्रमुख आंदोलन है, 3 सबसे प्रमुख आंदोलन है, असहयोग आंदोलन जो 1920 में था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलेगा, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलेगा। यानी अगर देखा जाए, आपको याद करने का तरीका जानना हो तो जैसे 1920 याद कर लिए, फिर 10 साल उसको जोड़ दीजिए, 1930 आ जाएगा, यानी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी 20 में अगर 10 जोड़े तो 30 सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आपको भारत छोड़ो आंदोलन याद करना तो 12 जोड़ दीजिए, यानी 1940 में 2 और जोड़ेंगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो सबसे फेमस, यानी अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने करो एवं मरो का नारा दिया, उसको अभी हम बाद में देखेंगे। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। बच्चों, आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी क्यों शुरू करते हैं? उससे पहले हम थोड़ा सा एक जो बहुत महत्वपूर्ण घटना रहती है उसके बारे में देखते हैं। बच्चों, आपको पता है रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग पढ़े थे, जो शक के आधार पे हमारे क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और बिना मुकदमा चलाए पूरे उनको 2 साल तक जेल में बंद रखा जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही भारत के जो अंग्रेज़ों को लगता है जब कि भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक आयोग गठित किया जाता है। सोचिए, हमारे ऊपर, हमारे भारत पे शासन कर रहे हैं और हमारे भारतीयों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। जैसे आज आपके पास बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी एक नागरिक होने के नाते हमें हमारे भारत सरकार ने मौलिक अधिकार दिया है, और उसके साथ साथ हमें कर्तव्य निर्वहन के लिए भी कुछ मौलिक कर्तव्य, यानी हमारे देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। तो इस तरह से उस समय भारतीयों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। तो चूंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे वो मांग कर रहे थे कि हमें भी हमारे कुछ संवैधानिक अधिकार हमें दीजिए, तो उसके लोग कहते थे कि हमें उपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब कि आप हम पे राज शासन तो करिए, लेकिन अपने शासन में हमें भी भागीदार बनाइए, यानी आप सर्वे सर्वा आप ही रहेंगे, शासन का जो प्रमुख आप ही रहेंगे, ब्रिटेन ही रहेगा, लेकिन जो भारतीयों का शासन है वो हमें करने के लिए दीजिए, यानी हम यहाँ का शासन करेंगे। आपके जैसे कि जो प्रमुख होता है ना, जैसे भारत
सरकार जैसे राष्ट्रपति प्रमुख होता है, तो वैसे ही जो हमारा शासन होता था वो ब्रिटेन से चलता था, ब्रिटेन की संसद से चलता था। वहाँ का जो भी ऑर्डर होता था वो हमारे भारत पे लागू होता था। और यहाँ पर गवर्नर जनरल होता था बच्चों, ठीक है, जैसे उसको वायसराय कहा जाने लगा। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। जो पहला वायसराय था वो कैनिंग था। तो जो वहाँ का एक प्रतिनिधि नियुक्त होता था जिसे वायसराय कहते थे, वो पूरे भारत का शासन करता था, लेकिन उसको ऑर्डर कहाँ से मिलता था? ब्रिटेन से मिलता था, ब्रिटेन की संसद से। तो भारत के लोग कहते थे कि आप भले ही प्रमुख रहिए, लेकिन भारत के मामलों में, यानी भारत का जो शासन चलता है उसमें हमें भागीदार बनाइए, हम भारत का शासन संचालन करेंगे। लेकिन वो मांग को नहीं मानते। फिर उनको पता नहीं सोच विचार के, क्योंकि भारतीयों के में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो अत्याचार थे, सब लोग असंतुष्ट थे, असंतोष की भावना बढ़ने लगी, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी। तो फिर इसके बाद लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया कि मांग करना क्या मतलब, डोमिनियन स्टेट छोड़ करके, यानी स्वराज छोड़ के पूर्ण स्वराज की मांग होने लगी बच्चों। यानी हमें अब वो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, यानी औपनिवेशिक शासन में हमें भागीदारी नहीं चाहिए, हमें पूरा अब हमारा भारत चाहिए। यानी अब हम पूरे भारत को आज़ाद करके रहेंगे, उसी को कहा जाता है पूर्ण स्वराज्य। यानी स्वराज्य का मतलब अपना राज्य अब हमें चाहिए, अब हम भारत को आज़ाद करेंगे। तो बच्चों, उनको अंग्रेज़ों को लगता है कि अब हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भारतीय थोड़ा संतुष्ट हो। तो वो साइमन कमीशन की नियुक्ति करते हैं 1928 में बच्चों। साइमन कमीशन 1928 में नियुक्त किया जाता है, और वो भी ब्रिटेन से ही नियुक्त किया जाता है। चूँकि हमारा शासन ब्रिटेन के संसद से चलता था, तो वहाँ की संसद में 7 सदस्य मनोनीत होते हैं। यानी साइमन कमीशन 1928 में 1928 में नियुक्त होता है। और वो कहाँ से नियुक्त होता है? ब्रिटेन से नियुक्त होता है। वहाँ के संसद द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी चुनाव नहीं, उनको जो वहाँ का प्रधानमंत्री था वो मनोनीत कर देता है, यानी नाम दे देता है कि 7 लोग आप लोग जाएंगे भारत में, और वहाँ के लोगों के बीच और वहाँ के शासन के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या उन लोगों को, भारतीय जनता इस लायक है कि उसको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर क्या होता है, वो जब नियुक्त हो जाते हैं और वो जब भारत में आते हैं, यानी साइमन कमीशन, साइमन नामक व्यक्ति के, यानी जो साइमन कमीशन था वो सर साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसलिए उसको साइमन कमीशन कहा जाता है। तो जब साइमन कमीशन भारत आता है बच्चों, 1927 में उसकी नियुक्ति होती है, 28 में वो भारत आता है। पहले बम्बई उसका आगमन होता है, यानी वो बम्बई ही आते हैं, चूँकि उस समय ये जो एरोप्लेन वगैरह नहीं थे, तो जो व्यापार होता था, यानी जो आना जाना अधिकतर होता था, वो इन्हीं सब के माध्यम से होता था, जो ये पानी वाली जहाज़ थी। तो जब वो बम्बई, सबसे पहले बम्बई उतरते हैं, तो वहाँ पे उनका भारी विरोध होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो सदस्य हैं वो सारे अंग्रेज हैं, यानी सारे गोरे लोग हैं, और किसके बारे में अध्ययन करने आ रहे हैं? भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में अध्ययन करने आ रहे हैं। लेकिन जो उसमें सदस्य नियुक्त हुए हैं वो सारे अंग्रेज हैं। तो बताइए, जिसे हमारे कल्चर के, हमारे संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो हमारे नागरिकों के बारे में क्या अध्ययन करेगा? हमारे शासन पद्धति के बारे में क्या अध्ययन करेगा? लोगों का यही विरोध था कि जो 7 सदस्य हैं वो अंग्रेज हैं, तो कम से कम हमारे देश के नागरिकों को भी तो उसमें मनोनीत करना चाहिए था, जो हमारे देश के बारे में कानून बनना है। तो बच्चों, इसका बहुत व्यापक स्तर पे विरोध होता है, और उसमें पूरे मुंबई में सर साइमन को काले झंडे दिखाए जाते हैं। पंजाब में बहुत भारी स्तर पे विरोध, मतलब पूरे भारत में विरोध की लहर दौड़ जाती है कि साइमन कमीशन के खिलाफ, ठीक है। तो पंजाब में आप लोगों को पता होगा, पंजाब में एक नेता थे लाला लाजपत राय, ये मतलब विरोध में भाग लेते हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग आंदोलन करने लगते हैं। तो उनको, जो वहाँ के गवर्नर जनरल रहता है, उनको काफ़ी मतलब चोट लगती है, यानी जो पुलिस प्रशासन उनको इतना ज़्यादा मार देते हैं कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है, सिर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यही था साइमन कमीशन। और बच्चों, ये साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और इसको नोट करेंगे, साइमन कमीशन। क्योंकि इसके अध्यक्ष सर साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। और कब नियुक्त हुआ था? नियुक्त हुआ था ब्रिटेन में 1927 से, लेकिन भारत में 1928 में आया, उसको आने में 1 साल लगा, ठीक है। और ब्रिटेन, वो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को भयंकर चोट आती है उनके सिर में, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके जस्ट बाद मैंने जो बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है।
क्यों शुरू होता है बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों क्या होता है कि अंग्रेज जब 1930 में, आप लोगों ने सुना होगा, सेकंड ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और उसके बीच में जो विश्व में बहुत व्यापक मंदी आ जाती है, यानी बहुत भारी मात्रा में मंदी आ जाती है। जब मंदी आती है तो वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। 1900, ये देखिए 1929 में 29 में एक मंदी, बहुत मतलब बहुत बड़ी मंदी आती है जिसमें मुद्रा यानी रुपए पैसे की वैल्यू बहुत कम होती है और जो वस्तुएं होती हैं बहुत महंगी हो जाती हैं। उसी को मंदी कहा जाता है और महामंदी कहा गया है उसको। जो अमेरिका था, जो पूरे विश्व था, उस मंदी की चपेट में आया और चूंकि ब्रिटेन था हमारे यहाँ शासन कर रहा था, तो वो भी उस मंदी से इफेक्टेड हुए। तो फिर क्या हुआ कि लोगों का आयात निर्यात गिर गया। आयात मतलब दूसरे देश से सामान को अपने देश में लाना, निर्यात मतलब अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजना। ये सब क्या हो गया, बिल्कुल गिर गया। इसका स्तर बिल्कुल मतलब आयात निर्यात बिल्कुल बंद सा हो गया। तो लोगों को पैसा नहीं आ रहा था। तो पैसा जब नहीं आ रहा था तो ये क्या कर रहे थे अंग्रेज, बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगाना शुरू करे। टैक्स यानी कर लेना, हर वस्तु पे कर बढ़ा देना। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो कोरोना की वजह से अभी जो यहाँ दिल्ली में सुना होगा, जो वाइन बिक रही है उस पर लोगों ने 70% बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, मतलब उसको बढ़ा के लिया जा रहा है। तो ऐसे ही उस समय क्या हुआ था, अंग्रेजों का देखिए मतलब किस तरह से वो नमक पे टैक्स लगा देते हैं, बताइए। यानी जो नमक सब लोग घर में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि सारी चीज़ों पे तो टैक्स लगाते ही हैं, मतलब कर बढ़ा देते हैं, किसानों पे बढ़ा देते हैं, व्यापारियों पे बढ़ा देते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मतलब वो कर लगाते हैं, वो नमक पर कर लगाते हैं। तो महात्मा गांधी को फिर मतलब अंग्रेजों की सच्चाई उनको मतलब बहुत दुख होता है कि बताइए जो डेली यूज की चीज़, यानी जो प्रत्येक नागरिक को आवश्यक है, यानी अगर आप एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो आपको कैसा महसूस होता है, और अगर नमक पर भी कोई टैक्स लगाता है तो फिर महात्मा गांधी जी को मतलब इससे बहुत गहरी ठेस लगती है। और वो फिर अंग्रेजों से इसको वापस लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर आप 11 मार्च तक इस आंदोलन को वापस नहीं लेते हैं तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि उसकी बातों को महात्मा गांधी की बातों को माना नहीं जाता है, यानी जो नमक पर टैक्स है उसको वापस नहीं लिया जाता। फिर महात्मा गांधी ने जो अल्टीमेटम दिया था कि अगर 11 मार्च तक आप इसको वापस नहीं लेते हैं, चेतावनी दी थी, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने क्या किया, उस मांगों को नहीं माना गया और उन्होंने 12 मार्च को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है। सविनय अवज्ञा का अर्थ है, अवज्ञा मतलब आज्ञा, और सविनय यानी विनय पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना, यानी हम जो आपके आदेश हैं हम उसका सविनय यानी विनय पूर्वक नहीं मानेंगे। कोई हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने विनय पूर्वक, सविनय मतलब निवेदन है कि हम आपकी आज्ञा को, आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी बच्चों 12 मार्च को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक यात्रा करते हैं, जिसको दांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है बच्चों। यानी देखिए यहाँ ये दिखा रहा है फिगर, देखिए आप, ये महात्मा गांधी का दांडी मार्च है, जिसमें वो 12 मार्च से अपनी दांडी मार्च शुरू करते हैं और पूरे अपने 78 यानी 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ ये अपनी दांडी मार्च शुरू करते हैं। ये आप फिगर में देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें महात्मा गांधी हैं और इसमें बहुत सारे सहयोगी हैं और जो यात्रा कर रहे हैं, यानी मार्च किया जा रहा, पैदल यात्रा कर रहे हैं बच्चों। और देखिए उनकी यात्रा, यानी 78 वॉलेंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू की गई बच्चों। और ये यात्रा कहाँ से शुरू गई, ये भी पूछता, साबरमती से शुरू की गई थी। साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर, यानी जो उसकी दूरी थी 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे से में जाकर खत्म हुई। यानी कहाँ उन्हें पहुँचना था, दांडी पहुँचना था। और गांधी जी की टोली में 24 दिन हर रोज़ लगभग, यानी रोज़ 24 दिन तक ये यात्रा चली और लोग 10 मील यानी 10 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा तय करते थे।
और वो रास्ते में बीच बीच में लोगों से अपना संवाद भी करते थे अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ। यानी लगातार तो कोई चलेगा नहीं, वो लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर रोज़ चलते थे। और उसके बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंच जाते हैं। यानी 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं। और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह कानून का उल्लंघन था। यानी महात्मा गांधी खुद कानून बनाते हैं और जो नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है उसके विरोध में कानून का उल्लंघन करते हैं। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए, मैंने कहा था ना, यानी सविनय मतलब नियम पूर्वक हम कुछ ऐसा आंदोलन यानी किसी की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो आदेश है हम उसका उल्लंघन करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है। हजारों लोगों ने कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। मैंने कहा ना बच्चों कि लोग विदेशी कपड़ों यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। ठीक है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, यानी लोग प्रदर्शन करने लगे। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय इतनी व्यापक मंदी आई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था और ऊपर से ये टैक्स बढ़ा रहे थे, तो लोगों ने उसको कर देने से मना कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने, क्योंकि बच्चों जब अंग्रेज आ जाते हैं तो लकड़ी का व्यापार इतने व्यापक स्तर पे करते हैं, भारतीय वनों पे क्या करते हैं, पूरा काटना शुरू कर देते हैं, वहाँ बागान लगाना शुरू कर देते हैं, चाय का बागान लगाना, खेती, कपास की खेती, नील की खेती, मतलब अपने जो उनके फ़ायदे की चीज़ें रहती हैं उसको उगाना शुरू कर देते हैं और जंगलों को विनाश करना शुरू कर देते हैं। और जो यहाँ के लोग रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें ही नहीं घुसने देते, यानी वो उनके मवेशियों तक, यानी जो पशु होते थे उनको ही जंगल में नहीं चरने के लिए जाने देते थे, क्योंकि वो घास खाते थे। और क्या करते थे, उनके जो जलाने की ऊँची, उस समय जो आप LPG सिलेंडर यूज करते थे तो ऐसा तो कुछ था नहीं, लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, तो उनके जलाने के लिए यानी चूल्हे में जलाने वाली लकड़ी को भी मतलब लेने नहीं देते थे। सोचिए कितने मतलब उन पे प्रतिबंध था। तो सारे लोग ना इसको तोड़ने लगे। इस जो नियम कानून जो भी अंग्रेज़ों के थे वो सभी ने मतलब उल्लंघन करने लगे। ठीक है। तो आप देखिए ये देखिए ये भीड़ का पूरा मतलब आंदोलन का दे रखा है। ये देखिए इसमें ये आंदोलन का दे रखा है, सत्याग्रहियों पर हमला करती पुलिस। यानी जब आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पे पूरे भारत में फैलता है तो अंग्रेज़ों को डर लगता है बच्चों, कहीं भी अगर क्रांति होगी और लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी तो सरकार डरने लगती है कि अब तो, और अंग्रेज़ वैसे ही डरते थे कि कभी भी हमें भारत से उनको डर तो लगने ही लगा था कि हमें अब हम ज़्यादा देर तक भारत में नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो बलपूर्वक रहने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये इसमें बीच बीच में जो थोड़े ब्लैक से सूट में दिख रहे हैं ये पुलिस प्रशासन है, और अंग्रेज़ों पे क्या कर रही है, अरे अंग्रेज़ों पे, भारतीयों पे हमला कर रही है, यानी भारतीय लोगों को पकड़ रहे हैं, उन्हें मतलब मार रहे हैं कि आप आंदोलन को ख़त्म करिए। ठीक है बच्चों। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और महात्मा गांधी जो उस समय का गवर्नर यानी वायसराय रहता है लॉर्ड इरविन, उससे फिर समझौता होता है, वो फिर अपनी मांगें रखते हैं कि इन मांगों को 11 मांगों को रखते हैं, और लॉर्ड इरविन कुछ मांगों को मान लेता है। फिर गांधी जी अपने आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, यानी जब उनकी मांगें मान ली जाती है तो गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया बच्चों। अब वही उसके बाद जब 1930 मैंने बताया, अगर 12 आप जोड़ेंगे तो 1942 का आंदोलन बचता है। चूँकि मैं आपको बहुत कम समय में ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आपका काम है कि आप बुक को एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, चूँकि थोड़ी मोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी, ये है देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, ये महिलाएं हैं। सोचिए महिलाएं भी आंदोलन में शामिल थीं, कितनी अच्छी बात है कि महात्मा गांधी ने महिलाओं तक को आंदोलन में जोड़ दिया था, घरों से निकलकर। यानी उस समय की बात है 1920, जब महिलाओं को मतलब आज भी देखिए महिलाओं को किस हिसाब से देखा जाता है कि महिलाओं का काम
चूल्हा चौका करना, खाना बनाना। लेकिन उस समय देखिए कि महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, और कितने व्यापक स्तर पे। और बच्चों, ये तो उस सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो उसमें तो और व्यापक स्तर पे महिलाओं ने हिस्सेदारी ली, भागीदारी की। तो ये महिलाओं का चित्र है, देखिए मतलब कि उस समय जो ये वाइट मतलब पूरी ये महिलाएं ही हैं इसमें जो ये जत्था चल रहा है, यानी महिलाओं ने कितना व्यापक स्तर पे भागीदारी की। लेकिन बच्चों, भागीदारी से ही सब कुछ नहीं होता। उस समय तक पूरे जो आंदोलन होता है, भारत के संविधान का निर्माण होता है और ये सब चीज़ें, लेकिन महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। और पूरे संविधान के निर्माण में लगभग 300 सदस्य थे, उसमें से समझिए कि केवल 15 महिलाओं ने हिस्सेदारी ली थी। यानी जो भारत की आबादी में देखा जाए तो महिलाएं 50% माना जाए कि 50% है, लेकिन जब उनके कहीं अधिकारों की बात आती है तो यानी पूरे संविधान में जो 300 सदस्य थे, मतलब उतने में केवल 15 महिलाओं ने क्या किया, संविधान निर्माण में भाग लिया। तो यही कहा जा रहा है कि महिलाएं इतने व्यापक स्तर पे बाहर आ रही हैं, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो अंग्रेज मतलब ऐसे ही कह रहे हैं कि हम आपको अधिकार दे देंगे, हम आपके संविधान का निर्माण करेंगे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है 1939 में, तो फिर कहते हैं कि इसके बाद आप हमारे युद्ध में साथ दीजिए, जैसे कि ब्रिटेन की तरफ से लड़िए, भारतीय सैनिक जो भारत के सैनिक रहते हैं आप हमारे तरफ से लड़िए, फिर जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम भारत को सारे अधिकार दे देंगे। लेकिन बच्चों, जब युद्ध चलना शुरू होता है 1939 से शुरू होता है, 40 आता है, 1941 42, लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज मतलब अपनी नीतियों पे खरे नहीं उतरते, वो ऐसा कुछ करते नहीं दिख रहे हैं कि वो हमें आज़ाद करेंगे। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है कि लोगों में बहुत रोष होता है। महात्मा गांधी को भी, मतलब महात्मा गांधी खुद अंग्रेज़ों के जो सेना रहती है, यानी जो युद्ध होता है उसमें भारतीयों को भर्ती करवाते हैं, यानी भारतीय सैनिकों की भर्ती करवाते हैं। ठीक है, तो इतना मतलब उन्हें लगता है कि अंग्रेज़ जो कह रहे हैं वो हमें आज़ाद कर देंगे, हमें सारे अधिकार दे देंगे। लेकिन अंग्रेज़ क्या करते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं और उनकी स्थिति बहुत बेकार होती है, और वो कुछ भारत के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं कि भारत आज़ाद होगा। फिर उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अब उनका जो लास्ट आंदोलन था 1942 का, उन्होंने कहा कि अब मतलब हम इतने व्यापक स्तर पे आंदोलन करेंगे कि हम अपने देश को आज़ाद करके रहेंगे। और उन्होंने मतलब वही जो उनका सबसे फेमस आंदोलन, करो या मरो, यानी आप हम ऐसा अपने देश के लिए करेंगे कि मतलब या तो हम अंग्रेज़ों को बाहर करेंगे, यानी हमें अगर मरना पड़े तो भी हम भारत को अंग्रेज़ों से बाहर करके रहेंगे, यानी करो या मरो। तो ये नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। और बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन भी बहुत ही एक क्रांतिकारी मतलब उसमें रूप में सामने आता है, और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे, यानी जो अंग्रेज़ इसको देख करके, इस आंदोलन को देख करके उन्हें लगता है कि अब हम बहुत ज़्यादा समय तक भारत में नहीं रह सकते। और उस आंदोलन से सारे जो बड़े नेता थे, जो भी महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, यानी जो भी क्रांतिकारी थे, ऑपरेशन जीरो के आवर के तहत अंग्रेजी सरकार उन्हें अरेस्ट कर देती है। और लेकिन फिर भी जो आम जनता रहती है वो इस आंदोलन को आगे ले जाती है, और ये आंदोलन मतलब अंग्रेज़ों को उनके जड़ तक हिला के रख देता है। फिर अंग्रेज फिर इसके बाद आंदोलन जब ख़त्म होता है, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के बाद हमारे संविधान का निर्माण होता है, और फिर संविधान निर्माण की बात की जाती है, और भारत को आज़ाद करने के लिए मतलब अंग्रेज़ एग्री हो जाते हैं। और फिर कैबिनेट मिशन के बाद हमारे संविधान निर्माण सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। फिर 1915 अगस्त माउंटबेटन योजना के तहत, यानी जो माउंटबेटन था उस समय हमारा वायसराय, उसने मतलब भारत को आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन निर्धारित करता है, जिसमें मतलब दो भारत का बच्चों भारत अंग्रेज़ भारत से तो जाते हैं, लेकिन हमारे देश का विभाजन हो जाता है, यानी भारत पाकिस्तान नाम के दो देश बन जाते हैं। वो अंग्रेज़ जाते जाते भी हमारे साथ मतलब ऐसा करके गए कि जो जिसका खामियाजा हम आज तक भी भुगत रहे हैं। तो ये ऐसी नीतियाँ थी उनको। बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, जितना भी मैंने बताया आप लोग एक बार खुद से भी अपनी बुक को पढ़ेंगे, और ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ लगता है
कि हाँ कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे देख के रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है बच्चों।